गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था एटॉमिक रेडियस। आज आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी से मीनिंग है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी से मीनिंग क्या है? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन से मीनिंग ये है कि किसी भी मेटल को जब हम आयोनाइज करते हैं तो जितनी एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास है सोडियम एटम एंड सोडियम एटम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम करते हैं तो 281। इसका मीनिंग इसमें 3 शेल्स हैं, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। एंड जो थर्ड शेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड न्यूक्लियस जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे 11। इसका मीनिंग ये हुआ कि 11 प्रोटॉन्स इस वन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए हैं। इसमें और भी शेल्स होती हैं, अलग बात है कि वो सारी शेल्स हमारी एम्प्टी होती हैं। ये और भी शेल्स हैं इसमें। अब यदि मान लीजिए इस सोडियम एटम को हमने एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी हमने दी, थोड़ी सी एनर्जी दे रहे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हायर शेल में जंप करता है। और एनर्जी दी तो यहाँ जंप करेगा, और एनर्जी दी तो यहाँ जंप करेगा। यदि हमने ज्यादा एनर्जी दे दी, ज्यादा एनर्जी दे देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकल जाएगा, यानी एटम छोड़ के बाहर निकल जाएगा। और जब एटम छोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये जो एटम है ये आयोनाइज हो जाएगा, Na+ बन जाएगा। तो जितनी एनर्जी हमने यहाँ प्रोवाइड की इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। अब सोडियम एटम, ये सिंगल सोडियम एटम हमें मिलेगा कहाँ से? जो सोडियम मेटल होती है, सोडियम मेटल हमें पता ही है, सोडियम मेटल सॉलिड स्टेट में होती है। सॉलिड स्टेट में होने का मतलब ये सोडियम एटम्स, डिफरेंट सोडियम एटम एक दूसरे के क्लोजर रहेंगे लाइक दिस। एंड ये जो डिफरेंट सोडियम एटम एक दूसरे के क्लोजर हैं, अब इसमें हमने एनर्जी को प्रोवाइड किया है। एनर्जी जब हमने दी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? डिफरेंट एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। डिफरेंट एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो हमें एग्जैक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं मिल पाएगी। तो पहला काम हमको ये करना है कि जो सॉलिड स्टेट है, इस सॉलिड स्टेट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा गैसियस स्टेट में। मतलब हम इस सोडियम मेटल में इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि ये सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में। जब ये गैस में कन्वर्ट होगा तो ये जितने भी एटम्स हैं ये सारे दूर दूर हो जाएंगे लाइक दिस। एंड ये दूर दूर होने के बाद इसमें से किसी एक को हम पकड़ेंगे। जैसे हमने इसको पकड़ लिया तो इस एटम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये हमारा है आइसोलेटेड गैसियस एटम। और इस आइसोलेटेड गैसियस एटम में हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कुछ इस तरह से, और उस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे। तो जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी, कि कोई मेटल है जब वो गैसियस स्टेट में होगा और साथ ही साथ ये आइसोलेटेड होगा, तो इस केस में हम जितनी एनर्जी यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हम उसको बोल रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से ये जो मेटल आयन है ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, और वो पॉजिटिव आयन भी क्या है? गैसियस स्टेट में ही है, और वन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम डेल्टा IH से भी डिनोट करते हैं। I से मीनिंग है आयोनाइजेशन, H से मीनिंग है एंथैल्पी, एंड डेल्टा से मीनिंग है चेंज, चेंज इन एंथैल्पी, यानी पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी और उनके बीच का डिफरेंस। IE से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम इसकी यूनिट पर आते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी यूनिट है किलो जूल मोल इनवर्स। ये हमें लेना है, यानी पर मोल के लिए हम लेके चलेंगे वैल्यू कि एक मोल में जो एटम्स होते हैं 6.022 × 10⁻23 एटम्स, उनके लिए ये वैल्यूज आएगी और उसकी यूनिट होगी किलो जूल मोल इनवर्स, इस फॉर्म में। अब जरूरी नहीं है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ एक ही होगी, ओनली वन आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ऐसा नहीं है। ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होता है। इनर शेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड होता है क्योंकि वो नजदीक होता है। पर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर होता है, तो वो न्यूक्लियस से उतना टाइटली बॉन्डेड नहीं होता, वो लूजली बॉन्डेड होता है। तो उस लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एल्यूमिनियम मेटल है। एल्यूमिनियम मेटल के आउटर मोस्ट शेल में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमको निकालना है तो हम स्टेप वाइज निकालेंगे।
ऐसा नहीं है कि हम उसको डायरेक्ट तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल लेंगे। एल्यूमिनियम, इसको भी हमने गैसियस स्टेट में ले जाना है। सॉलिड मेटल होती है एल्यूमिनियम, बट उसे हम कन्वर्ट करेंगे गैस में, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम इसमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए हमने फर्स्ट केस में एनर्जी प्रोवाइड की IE1, देन Al कन्वर्ट होगा Al प्लस में, गैसियस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, क्योंकि एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन 283, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमको निकालना है एक एक करके। फिर हम ये जो Al प्लस बना हुआ है गैसियस स्टेट, इसमें फिर एनर्जी सप्लाई करेंगे। अब इस टाइम जो एनर्जी होगी इसे हम लिखेंगे IE2, और देन ये कन्वर्ट होगा Al2 प्लस में, और ये गैसियस स्टेट में होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा। फिर थर्ड केस में ये जो Al2 प्लस बना हुआ है गैसियस स्टेट, इसमें फिर IE3 इतनी एनर्जी हम पास करेंगे, देन ये कन्वर्ट होगा Al3 प्लस गैसियस में, एंड 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा। इस तरह से हमें 3 डिफरेंट आयनेशन एंथैल्पीज मिलेंगे। इसे हम बोलेंगे फर्स्ट, इसे हम बोलेंगे सेकंड, एंड इसे हम बोलेंगे थर्ड। ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयनेशन एंथैल्पीज हैं, these आयनेशन एंथैल्पीज आर कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज, ये कहा जाता है आयनेशन एंथैल्पीज, IES। इस तरह से है। एंड ये जो सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पीज है, इनका भी एक ऑर्डर है। इनका ऑर्डर होने से मीनिंग IE1 इसकी वैल्यू कम होगी, IE2 इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, एंड IE3 इसकी वैल्यू और भी ज्यादा होगी। यानी जैसे जैसे वो कैटायनिक फॉर्म में आते जाएगा वैसे वैसे आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होती जाएगी। ऐसा क्यों? Al न्यूट्रल एटम है, तो साइज देखिए, ये साइज Al प्लस के केस में चलेंगे तो साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, Al2 प्लस में साइज और भी छोटा होगा। कॉमन सेंस की बात है, साइज जितना छोटा होगा तो न्यूक्लियस जो होगा आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा स्ट्रांगली क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसलिए IE3 की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने से मीनिंग क्या है, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में गैप ज्यादा है, तो आउटरमोस्ट शेल न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड है, तो हम लेस अमाउंट में एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हैं। इसलिए फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑलवेज सेकंड से क्या मिलेगी, कम मिलेगी। बट इसमें भी कहीं कोई एक्सेप्शन केस हो सकता है, वो अलग बात है। बट इस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू लो, सेकंड की हाई, एंड थर्ड की और भी हाई होगी। सो इस तरह से ये सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पीज हुई। अब हम आते हैं फैक्टर्स पर, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनेशन एंथैल्पी, इसमें फर्स्ट फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। अब थोड़ा सा हम न्यूक्लियर चार्ज ले रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज से मीनिंग है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मान लीजिए हमारे पास शेल सेम है और प्रोटॉन्स कहीं पे ज्यादा है, ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा प्रोटॉन्स आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को टाइटली क्या करेंगे, बॉन्ड करके रखेंगे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन लिया है, ये 2 एलिमेंट्स के हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन 9, मतलब इसमें प्रोटॉन 8 है, इसमें प्रोटॉन 9 है। 9 प्रोटॉन का मतलब ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज। शेल्स की बात करें तो दो शेल्स हैं, इसमें 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ऑक्सीजन की कंपैरिजन। तो फ्लोरीन की जो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू मिलेगी ऑक्सीजन की कंपैरिजन में ग्रेटर मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर था, न्यूक्लियर चार्ज वाला। सेकेंड फैक्टर साइज है। साइज मीन्स एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस पर। जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना बड़ा साइज होगा, जितनी कम रेडियस होगी उतना छोटा साइज होगा। साइज में बेस्ट एक एग्जांपल ले ले, लाइक लिथियम एंड सोडियम। लिथियम साइज ये है, सोडियम साइज ये है। साइज जितना बड़ा होगा तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हम लेस अमाउंट में एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। मतलब सोडियम के केस में जो आयनेशन एंथैल्पी हमें मिलेगी
ये आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। किसकी कंपैरिजन में, लिथियम की कंपैरिजन। क्यों, क्योंकि लिथियम का साइज कैसा है, स्मॉल। तो ये हमारा एटॉमिक साइज, ये फैक्टर। फिर आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पर। नेक्स्ट फैक्टर है पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट से मीनिंग क्या है, पेनिट्रेशन पावर आपने पढ़ी होगी शायद कभी, अल्फा बीटा गामा रेस में होती है पेनिट्रेशन पावर, बट यहां पेनिट्रेशन इफेक्ट है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। एंड ये जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है ये ऑर्बिटल्स में होता है, एसपीडीएफ। ये 4 ऑर्बिटल्स हैं हमारे, और ध्यान रखिए सारे सेम शेल के हैं, सेम शेल। सेम शेल से मीनिंग सपोज n इक्वल्स टू 4 है, फोर्थ शेल। फोर्थ शेल में देखिए s ऑर्बिटल भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, f भी होगा। क्वांटम नंबर्स वाला पार्ट हमारा क्लियर है। तो 4 हमारे ऑर्बिटल्स हैं। ये जो 4 ऑर्बिटल्स है, ये 4 ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से किस तरह से अट्रैक्ट होते हैं, तो s ऑर्बिटल बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस की तरफ, इसीलिए हम बोलते हैं इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा है। p ऑर्बिटल थोड़ा कम होता है, d और कम होता है, और f और भी कम होता है। मतलब सपोज कहीं से हमें s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और p में से भी निकालना है, तो s में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा p की कंपैरिजन में। एक एग्जांपल ही ले लें यहाँ। मान लीजिए हमारे पास बेरिलियम है और बोरॉन है। अलग बात है कि बेरिलियम बोरॉन में d और f ब्लॉक नहीं है, ये f ऑर्बिटल्स नहीं आते हैं, बट फिर भी हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है पेनिट्रेशन इफेक्ट को क्लियर करने के लिए। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, इस तरह से है। अब हमें यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब देखिए सेकंड शेल, यहां भी देखिए सेकंड शेल, बट यहां से इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, s ऑर्बिटल से निकालेंगे, और यहां इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, p से निकालेंगे। यहां s से निकाल रहे हैं, यहां p से निकाल रहे हैं। किसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, s का ज्यादा है। s का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड है, और जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड है, मतलब इसको निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। किसकी कंपैरिजन में, बोरॉन की कंपैरिजन में। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बेरिलियम है इसकी जो आयनेशन एंथैल्पी है ये ग्रेटर होगी किसकी कंपैरिजन में, बोरॉन की आयनेशन एंथैल्पी की कंपैरिजन में। ये बेरिलियम की और ये बोरॉन की। बट यदि हम साइज से कंपेयर करें बेरिलियम एंड बोरॉन के साइजेस, तो लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज। मतलब बेरिलियम का ये साइज है तो बोरॉन का ये साइज। और अभी इसके पहले हमने एक फैक्टर देखा था एटॉमिक साइज, साइज जितना छोटा होगा आयनेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। बट यहाँ तो एक्सेप्शन केस है, साइज बड़ा होने के बाद भी आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा आ रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ एटॉमिक साइज वाला फैक्टर यूज नहीं हो रहा है, दूसरा फैक्टर यूज हो रहा है। कौन सा, पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो हमको ये देखना बड़ा जरूरी है कि वो फैक्टर कहाँ यूज हो रहा है। सभी जगह सारे फैक्टर्स यूज नहीं होंगे, कहीं कोई फैक्टर क्या करेगा, यूज करेगा। ये था हमारा थर्ड फैक्टर। फिर फोर्थ फैक्टर पर आते हैं। फोर्थ फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम ले रहे हैं वो एसपीडीएफ वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने पढ़ा था तब उसमें हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाली सिचुएशंस देखी थी। मान लीजिए कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल्ड है और फुल फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड दोनों सिचुएशन में उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। इसका कॉन्फ़िगरेशन लें तो 1s2 2s2 2p4। यहां तक दोनों में सेम है, चेंज आ रहा है सर p में, p3 है p4 है। p में आपको मालूम है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल सब में 1 1 1 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। इस p में देखें तो इसमें भी 3 बॉक्सेस होते हैं, एंड 1 1 1 इलेक्ट्रॉन हमने सब में फिल कर दिया और फिर पेयरिंग कर दी लाइक दिस। अब देखिए इसमें कंप्लीटली हाफ फिल्ड कौन सा है, ये है, ये तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं है। एंड जो कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब ये क्या है, हाईली स्टेबल। ये हाईली स्टेबल है और ये हमारा लेस स्टेबल है।
तो हाईली स्टेबल है इसका मीनिंग यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाईली स्टेबल, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसका मतलब आयनिश एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है किसकी कंपैरिजन में, ऑक्सीजन की कंपैरिजन में। पर साइजेस यदि हम देखें लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। नाइट्रोजन का साइज हमें ये मिलेगा तो ऑक्सीजन का साइज ये मिलेगा, तो स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है, इसका मतलब आयनिश एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, बट उल्टा हो गया है। स्मॉल साइज होने के बाद भी ऑक्सीजन की आयनिश एंथैल्पी की वैल्यू कैसी है, लेस है, किसकी कंपैरिजन में, नाइट्रोजन की कंपैरिजन। तो यहां फैक्टर कौन सा यूज हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला, क्योंकि ये क्या है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड, एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं। मोर स्टेबल होने की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। सो इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ, बट ये हाफ फिल्ड वाली सिचुएशन हुई। अब हम एक और सिचुएशन ले लें फुलफिल्ड वाली। फुलफिल्ड से मीनिंग जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है और नियॉन है। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4, यहाँ कन्फिगरेशन ले 1s2 2s2 2p6, एंड जो p ऑर्बिटल है सिर्फ इसी में चेंज आ रहा है, तो p के बॉक्सेस ले लें, 3 बॉक्सेस, यहाँ भी p के बॉक्सेस ले लें, 3 बॉक्सेस। यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन फिल करना है, यहाँ सॉरी यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 and 4 9, 1 1 1 1 हमने फिल कर दिया है और उसके बाद फिर पेयरिंग की है लाइक दिस, एंड 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 1 1 हमने फिल किया है और उसके बाद फिर पेयरिंग कर ली लाइक दिस। अब देखिए ये कंप्लीटली क्या है, फुलफिल्ड, ये कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं है। जब ये कंप्लीटली फुलफिल्ड है इसका मतलब ये हाईली स्टेबल है, एंड हाईली स्टेबल ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बहुत मुश्किल से हम इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल पाते हैं। तो आयनिश एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, किसकी कंपैरिजन में, फ्लोरीन की कंपैरिजन। बट यदि अपन साइज से कंपेयर करें तो फ्लोरीन का साइज ये होता है और नियॉन का साइज ये होता है, ये हमने एटॉमिक रेडियस में देखा था। तो ये बड़ा साइज होने के बाद भी आयनिश एंथैल्पी की वैल्यू इसकी कैसी है, बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ कौन सा फैक्टर यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला। तो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग फैक्टर्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट लास्ट फैक्टर पर। लास्ट फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा कंफर्म कर लें। स्क्रीनिंग इफेक्ट, सपोज मान लीजिए कोई हमारे पास ये एटॉमिक मॉडल है, इस तरह से ये एटॉमिक मॉडल हमारे पास है, या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। इस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे 2 फोर्सेस वर्क करते हैं। एक फोर्स तो हम जानते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। एक दूसरा फोर्स भी लगता है जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स लगाता है। जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। इनर शेल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को यदि रिपल करेंगे और इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो हम बताएंगे कि उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा क्या करेगा, रिपल करेगा। और जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रिपल किया तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतने अट्रैक्शन में नहीं होगा जितने को पहले था। एक इमेजिन करें कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन रिपल ही नहीं कर रहा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड है। बट जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपल किया तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स था पहले वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और वो जब थोड़ा सा कम हो गया तो आयनिश एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट यदि इंक्रीज होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट से मतलब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपल करना, उसे को हम बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट यदि इंक्रीज होगा तो आयनिश एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड नहीं रहेगा। तो इस टाइप से था ये हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। और फिर आते हैं वेरिएशन इन पीरियड्स एंड वेरिएशन इन ग्रुप्स पर। तो पीरियड्स में किस टाइप से वेरिएशन होगा ये थोड़ा कंफर्म करें। पीरियड में हमें लेफ्ट टू राइट चलना है नॉर्मली। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन भी हम ले सकते हैं। नॉर्मल ट्रेंड देख रहे हैं क्योंकि इसमें फिर एक्सेप्शंस होते हैं। देखिए एक्सेप्शंस अभी हमने देखा, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सब में क्या है, एक्सेप्शंस हैं।
बट नॉर्मल ट्रेंड हम देखें, पीरियड में भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होगी, आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है। और इसमें फिर कुछ एक्सेप्शंस केस है जो हम देख चुके हैं इसमें, बेरिलियम बोरॉन का केस, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का केस, फ्लोरीन नियॉन का केस। एंड एक आता है वेरिएशन इन ग्रुप्स में, कि ग्रुप्स में किस तरह से वेरिएशन होगा। तो ग्रुप्स में हमेशा क्या करते हैं हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, और डाउन द ग्रुप जाने से मीनिंग सपोज मान लिया फर्स्ट ग्रुप में चल रहा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इस केस में जाते हैं डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी जनरल केस में। कहीं कोई एक्सेप्शन इसमें भी पॉसिबल है, बट नॉर्मली यही होता है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा टॉपिक था हमारा आयनेशन एंथैल्पी से रिलेटेड। थैंक यू।